Hello students, today we are going to start next application of the Gauss law. Gauss law लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि Gauss law क्या है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका बताता है कि अगर कोई एक चार्ज है उसकी वजह से जो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो होता है ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करना है सरफेस एरिया के साथ और वो कंप्लीट सरफेस एरिया पे करने के लिए उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ई डॉट डी एस का कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। एंड Gauss law टेल दैट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर वहाँ पे वैक्यूम है। तो ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कंफ्यूज मत होना कि चार्ज के चारों तरफ अगर फ्री स्पेस है वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट लेना है और अगर वही चार्ज किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ है तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बजाय उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लेनी है एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एप्सिलॉन सॉरी। तो लास्ट पीरियड में हमने उसकी एक एप्लीकेशन सीखी। Gauss law अप्लाई करके हम एक इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या हो सकती है, अगर एक स्फेरिकल बॉडी है उस स्फेरिकल बॉडी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी। तो पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उसके अंदर भी हो सकते हैं अगर वो सॉलिड है तो उस सिचुएशन में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें कूलम्स लॉ से कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि उस पर तो बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं एट डिफरेंट लोकेशन। तो ऐसा कूलम्स लॉ से निकालना इम्पॉसिबल है लेकिन Gauss law से निकाल सकते हैं। तो एक तो हम ये एप्लीकेशन करेंगे। दूसरा फिर हम अगर कोई प्लेट है जैसे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ऐसे प्लेट बना देते हैं हम लोग, वो जैसे A4 साइज शीट होती है उसी इस तरह की कोई मेटल की थिक शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, नेक्स्ट वो एप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करते हैं कि अगर एक स्फेरिकल सेल है चार्ज्ड सेल है तो हम कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो स्फीयर में दो केसेस हो सकते हैं, एक तो स्फीयर जो है अंदर से खाली हो सकता है होलो स्फीयर जिसको हम बोलेंगे सेल। तो सेल वर्ड जब भी यूज में आए कहीं पे एग्जाम में आए कि देयर इज ए सेल तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि इसका मतलब दिस इज होलो स्फीयर। और अगर वो सॉलिड स्फीयर है तो या तो सीधा लिखा मिलेगा ओनली स्फीयर, सिर्फ स्फीयर लिखा है तो इस बात का मतलब है दिस इज ए सॉलिड स्फीयर। अब ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें भी दो केस बनते हैं कि वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं होलो स्फीयर से जिसको हम बोलेंगे बार बार सेल और वो एक सिर्फ उसकी परत है उस परत के ऊपर चार्ज है अंदर से वो पूरा खाली है। तो उस तरह का जो स्फीयर है उसकी वजह से उसके चारों तरफ या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग Gauss law। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सेल। मान लिया दिस इज ए सेल, ये सेल का ये सेंटर है, सेंटर से ये इसकी रेडियस है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज है, अंदर से ये होलो है। और ये इसके ऊपर जो कंप्लीट के ऊपर जो चार्ज है दैट चार्ज इज गिवन चार्ज ऑन स्फीयर गिवन है Q। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस सेल। तो इसके लिए क्या करते हैं हम एक बार तो बाहर निकालते हैं एक बार अंदर निकालते हैं कि बाहर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और अंदर में कितनी है।
अब बाहर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, बाहर एक गासियन सरफेस बना लेंगे। गासियन सरफेस की क्या कंडीशन बताई थी मैंने, एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर कंप्लीट चार्ज आ जाए। दूसरा, उसको हम ऐसा बनाएं कि एंगल हमारे लिए आसान बन जाए, कोई ऐसा आसान एंगल बन जाए जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना दे। अब देखो ये एक पूरा स्फीयर है तो होलो, लेकिन ये होलो स्फीयर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड बनेगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, इसके चारों तरफ जो ये स्फीयर है इसे थोड़ा और बड़ा स्फीयर बना देते हैं, और दैट इज गासियन सरफेस। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और नॉर्मल टू दी गासियन सरफेस दोनों की डायरेक्शन जो होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा, 0 होगा। तो cos 0 1 बन जाएगा और हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। तो आई एम टेकिंग ए गासियन सरफेस दिस वन। पहले मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर में निकाल रहा हूं, आउटसाइड में ले। अब क्या करते हैं, एक इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। मान लिया दिस इज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। अब ये ds की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और ये पॉइंट जो है मान लिया ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r। ये जो रेडियस है इसको मैं दोबारा थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं ताकि फिगर हमारा साफ साफ दिखाई दे। और ये जो सरफेस लिया है मैंने, ये मान लिया r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r, कंफ्यूज मत होना। रेडियस ऑफ सेल है कैपिटल R, और ये भले ही बाहर है लेकिन मैंने छोटा r लिया है, तो कंफ्यूज मत होना कि बाहर का छोटा कैसे ले लिया, वो ले सकते हैं, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। हम एक बार बस ये गासियन सरफेस बना रहे हैं और उसकी रेडियस ली है r, ये वेरिएबल है। हम इसको आगे पीछे करके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कितनी है, वहाँ कितनी है, इस तरीके से सरफेस पे कितनी है। तो स्मॉल r इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। तो आउटसाइड में हमने क्या किया, कंसीडर a Gaussian surface of radius small r। अब अप्लाई गास थ्योरम, अप्लाई गास थ्योरम। गास थ्योरम क्या कहती है, E डॉट ds पूरे का सरफेस इंटीग्रल, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, नेट चार्ज। अगर नेट चार्ज उसने दिया है पूरे के ऊपर स्मॉल क्यूब, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसके बराबर होता है। तो अब इनको हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये तो इसके अंदर एज इट इज, क्योंकि ये तो हमें कैलकुलेट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा। तो ई की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है और डी एस की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है यहाँ पे, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो कोस 0 और इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ई डी एस कोस 0 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया सिर्फ ई डी एस कोस 0 इज इक्वल टू 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में बचेगा डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस कंप्लीट स्फीयर, रेड कलर स्फीयर, गासियन सरफेस जिसको बोलते हैं। तो ये तो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, अगर इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वी विल गेट द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ दिस गासियन सरफेस जिसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है।
तो एक सरफेस जो कि स्फेरिकल है शेप में, अगर उसका हमें सरफेस एरिया चाहिए तो क्या होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट सरफेस एरिया ये होता है। तो इसका कंप्लीट का सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यू क्या है, क्यू चार्ज ऑन दी सेल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। आर क्या है, आर ये जो गॉसियन सरफेस माना था उसकी सेंटर से दूरी है। तो जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए उसी पॉइंट पे, उसी लोकेशन की इससे रेडियल डिस्टेंस की आर की वैल्यू रखते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो आउटर सरफेस में, इसके बाहर में कहीं पे भी अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है कि देयर इज ए पॉइंट आउटसाइड दी होलो स्फीयर या सेल एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस वन और हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसकी रेडियल डिस्टेंस सेंटर से, ये याद रखना, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस रख दो यहाँ पे, यू विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर मुझे सरफेस पे चाहिए तो सरफेस पे तो रेडियस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, तो एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। और सरफेस से इधर जितना दूर हम आएंगे बाहर की तरफ, रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी जितना भी हम दूर आएंगे सेंटर से, और जैसे जैसे आर की वैल्यू घटेगी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने बाहर कैलकुलेट की है, इसमें ये सीखा है कि यहाँ पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद ये घटती जाएगी इन ए रिलेशनशिप ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो इसके बाद जहां भी जितना भी दूर आएंगे उतना ही, मतलब सेंटर से रेडियल डिस्टेंस दूर ज्यादा होगी, जितना ये आर ज्यादा होगा उतना ई की वैल्यू कम होगी। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या निकला आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द आउटसाइड is inversely proportional to square of radial distance and at the surface q upon 4 pi epsilon naught r square maximum। ठीक है, एक केस कर लिया हमने आउटसाइड, अब हम निकालते हैं इनसाइड में। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नंबर 2 केस है इनसाइड। दोबारा से गास लॉ लगाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, अंदर में एक गासियन सरफेस चाहिए, मान लिया कोई भी ऐसे बना लिया, इसकी एक रेडियस मान ली r, ऐसे ही सेम ये बाहर बनाया था, ये अंदर बनाया है, इसका भी एक ds हो जाएगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर है, याद रखना अगर है, तो वो भी ऐसे आउटवर्ड होगी और फिर ds की डायरेक्शन भी वही आउटवर्ड है। तो सेम एज इट इज जो प्रोसीजर बाहर के लिए हमने बताया था वही सेम इसको भी बनाने का यही रीजन है, ये स्फेरिकल बना लिया अंदर में। तो अब अगर गास सरफेस लगाओगे आप गास थ्योरम, तो E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब बाहर के लिए लगाया था तो बाहर के अंदर एक बॉडी थी, उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज था वो q था, लेकिन इसके अंदर तो कोई ऐसी बॉडी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज हो, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसकी मतलब उसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0। इस वजह से इसके अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो होलो सेल होता है या सिर्फ सेल जिसको बोले, उसके अंदर कहीं पे भी चार्ज नहीं होता, कहीं पे भी चार्ज नहीं होता, इसलिए उसके अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनती। तो E इनसाइड की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इसी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लिया इस एक्सिस पे हम दिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस एक्सिस पे दिखाना चाहते हैं हम सेंटर से रेडियल डिस्टेंस,
रेडियल डिस्टेंस। अब हमें पता है सेंटर से लेके सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 है। तो मान लिया ऐसे बढ़ते जाएंगे, रेडियल डिस्टेंस r जो जहाँ पे सरफेस है मान लिया यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी, और सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी Q/4πε0 r², कैपिटल R²। तो यहाँ पे एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी। उसके बाद आउटसाइड में फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आउटसाइड में घटती जाएगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस या विद रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस इन ए होलो स्फीयर, या फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ फॉर ए सेल। तो ऐसा बनेगा, सेंटर से लेके सरफेस तक तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस। तो ये कंप्लीट सेल का पूरा प्रोसीजर है और ये ग्राफ इसका पूरे का कंक्लूजन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये सेल है या होलो स्फीयर नहीं है, एक सॉलिड स्फीयर है, उस सिचुएशन में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है कि हम शुरू करने वाले हैं सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर जो है वो दो तरीके के मटेरियल से बना हो सकता है। एक तो कंडक्टिंग मटेरियल से बना हो सकता है, जैसे आयरन है, कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, कॉपर है, मतलब ये पूरा जो है किसी एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना है। दूसरा ये हो सकता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, कि उसके ऊपर, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि इसके ऊपर चार्जेस नहीं चलते, एक बार जहां आ गया वो वही रहेगा। कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि वो चल सकते हैं। अब देखो ये बात आप याद रखना, किसी बुक में नहीं दी हुई है। जो कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज कहीं पे भी होता है तो वो प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे होता है, प्लस माइनस क्यू ऐसे, आधे प्लस हैं आधे माइनस हैं, इस तरीके से माइनस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस ऐसे। अगर ये कंडक्टिंग है और ये चार्जेज जो है, कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि इसके ऊपर चार्ज चल सकते हैं, और अगर इसके इनसाइड में चार्जेज होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वो एक दूसरे को दूर दूर भेजना चाहेंगे, और ये इसके ऊपर चार्जेज चल सकते हैं, तो फाइनली वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को इतना रिपेल करेंगे कि सारे चार्जेस इसके सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और अंदर में कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। तो ये बात याद रखना कि कोई भी कंडक्टिंग चीज होती है, कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, उसके अंदर में कभी चार्ज नहीं होते हैं, उसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसका एक यही रीजन है बस,
कि उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सन की वजह से फोर्स लगता है, और फोर्स लगने से वो एक दूसरे को दूर दूर भेजना चाहते हैं, और कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से वो सक्सेस हो जाता है वो फोर्स उनको भेजने में। इनको सबको दूर जितना पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, सरफेस तक भेज देगा, तो सारे चार्जेस एकोमुलेट हो जाते हैं सरफेस पे। अब अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, तो ये जो हमने सेल की सिचुएशन की इसमें क्या था, सिर्फ सरफेस पे चार्ज था, अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। तो कंडक्टिंग स्फीयर और एक सेल दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है, इसलिए किसी भी किताब में अलग से कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात नहीं बताई जाती, बिकॉज दोनों में सेम होता है। तो लेकिन नॉन कंडक्टिंग जो होता है, नॉन कंडक्टिंग में अगर यहाँ अंदर में चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस प्लस जितने भी चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, फोर्स भी लगाएंगे, लेकिन चार्जेस चल नहीं सकते, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, चार्जेस कांट मूव। अगर चार्जेस चल नहीं सकते तो वो अंदर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पे अंदर में भी चार्ज होता है और सरफेस पे भी चार्ज होता है, जो जितना थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन इस पे पूरे पे चार्ज होता है। तो इसमें पूरे पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना अब सीखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आपसे वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं निकाली अलग से, या उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है। तो उसमें आप ये बात पूरी याद रखना कि सेल के जैसा ही उसमें होता है। अब ये सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं लाइन, और इसकी रेडियस जो है इसकी भी कैपिटल आर है। अब इसके ऊपर जो है नेट चार्ज नहीं दिया, उसने ऐसे बता दिया कि जो चार्ज डेंसिटी जो है वो दे दी रो, मतलब जहां की भी हमें चार्ज निकालना, चार्ज डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट दी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जहां पे भी निकालना है क्या करेंगे, वहां का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यही रिप्रेजेंट करता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर पूरे के ऊपर चार्ज निकालना क्या करेंगे, पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। बीच में कहीं आधे का निकालना है तो हाफ का वॉल्यूम निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, यू विल गेट द हाफ चार्ज। तो ऐसे हम कहीं का भी निकाल सकते हैं सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर दी हुई है तो। अब इस केस में भी हम ऐसे ही करते हैं, एक बार बाहर का निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बार अंदर की निकालते हैं। लेकिन जब इसका पूरे का चार्ज गिवन है और बाहर में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो अभी अभी हमने निकाली, और अभी अभी हमने क्या सीखा है कि एक स्फीयर पे जितना चार्ज है, कुछ भी क्यू चार्ज है, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द आउटसाइड होती है, ई आउटसाइड ड्यू टू ए स्फीयर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस। तो बाहर का बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इनसाइड में वहां पे चार्ज नहीं था इसलिए वहां का हम नहीं निकाल पाए, यहाँ पे अंदर में भी चार्ज है इसलिए अंदर में हम निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं,
इसमें पूरे पे चार्ज है तो पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड। क्या करते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं ऐसे, जिसको हम गासियन सरफेस बोलते हैं। ये गासियन सरफेस और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन जो होगी सेम होगी। तो इस सरफेस पे, एक गासियन सरफेस पे, इस पे गास थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वहां से समझेंगे क्या है, फिर सेंटर से लेके सरफेस तक निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस पे क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की भी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाली ही है, तो दोनों में जीरो एंगल है, इसलिए आसान हो गया। अब ये जो इसका कंप्लीट रेडियस तो है r, और गासियन सरफेस की रेडियस मान ली मैंने स्मॉल r। तो अप्लाई गास लॉ या गास थ्योरम, E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इन दिस सरफेस। सिर्फ इसमें पूरे पे चार्ज मान लिया Q है, इसके ऊपर मैं Q डैश मान लेता हूं, तो Q डैश अपॉन, अब एक बात याद रखना, एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल भी मत लेना। एप्सिलॉन नॉट कब लेते हैं, जब फ्री स्पेस या वैक्यूम होता है। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का इसका कुछ मटेरियल है, इट हैज मटेरियल अदर देन द वैक्यूम, तो यहाँ पे क्या लेना है, एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल जिसका ये बना हुआ है, तो एप्सिलॉन लेना है, याद रखने ये बात। अब Q डैश कैसे निकाले, मैंने बताया कि कहीं का भी चार्ज निकालना है, वो डेंसिटी के साथ वहीं की वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास क्या है, ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है स्मॉल r है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r क्यूब। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q डैश रो डेंसिटी इंटू V डैश, तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो इतना चार्ज होगा इस पे, उस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। E डॉट ds को क्या लिखेंगे, E ds cos थीटा, जो कि 0 डिग्री है, E और ds दोनों के बीच में, तो ये 1 बन जाएगा। Q डैश की वैल्यू क्या है, रो 4/3 पाई r क्यूब। तो ये तो बन गया cos 0 1, तो ये E ds इज इक्वल टू रो 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से E को बाहर निकाल लेते हैं, ds इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ds तो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है, अगर इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब ये स्मॉल एरिया एलिमेंट जितने भी सबका समेशन करेंगे तो यू विल गेट द नेट एरिया ऑन दिस स्फीयर हुज रेडियस इज स्मॉल r। तो इसका पूरे का सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल ds का मतलब है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये r क्यूब में सिर्फ r बचेगा, तो ये E की वैल्यू क्या बचेगी, रो इंटू r अपॉन 3, सॉरी ये इसको मैं भूल गया, एप्सिलॉन भी लगाना था, एप्सिलॉन नीचे जो ये एप्सिलॉन शुरुआत में, इसको मैं सॉरी आई फॉरगेट। तो E की वैल्यू क्या बचेगी, रो एक r बचा है अपॉन ये नीचे 3 एज इट इज और ये एप्सिलॉन एज इट इज, तो रो r 3 एप्सिलॉन, इतनी वैल्यू आएगी। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर r इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 0 होती है। कंडक्टिंग में तो अंदर में पूरे पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है,
नॉन कंडक्टिंग में भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है और वो पॉइंट है सेंटर ऑफ द स्फीयर। उसके बाद सेंटर से जितना दूर आएंगे रेडियस बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीज लीनियरली। लीनियरली ये याद रखना, ये है स्फीयर, यहाँ पे है सिंगल पावर, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड द स्फीयर, और आउटसाइड में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्फीयर। अगर इसका ग्राफ बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, तो इसका ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रेडियल डिस्टेंस, सेंटर पे जीरो, तो सेंटर तो ये है जीरो, सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसलिए बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे मैक्सिमम। उसके बाद जैसे ही सरफेस पे पहुंच जाएंगे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, उसके बाद ये घटेगी, जैसे रेडियस बढ़ेगी मतलब रेडियल डिस्टेंस, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। तो E is inversely proportional to R sphere and inside E is directly proportional to R. तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए कर्व। और लास्ट केस हमने सेल का किया था, उसमें यहां तक तो ये जीरो था, फिर मैक्सिमम से घटता था। तो इस तरीके से स्फेरिकल केस भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक केस है जिसको हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब अगर एक शीट है, कंडक्टिंग शीट है, थिन शीट है पतली सी, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट, थिन इनफाइनाइट लंबी है वो, उसकी लंबाई की हमें नहीं पता, इनफाइनाइट शीट। ये ऐसे है, जैसे ये एक कागज है, ये एक शीट है, इस शीट पे पूरी पे चार्ज है, और इस शीट की ये लंबाई जो है इनफाइनाइट हमें नहीं मालूम, बहुत लंबी है ये, और उस पूरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछ सकता है, तो कैसे निकालें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लिया इस पूरी पे ये चार्ज है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया सिग्मा गिवन है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमें एक बात का तो पता है कि ये शीट जो है इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड बनेगा और इधर भी, तो हम क्या करते हैं, गासियन सरफेस ले लेते हैं जो इसके ऐसा एंगल बनाए, मान लिया ये एक सरफेस ले लिया ऐसे, ये शीट के बीचों बीच, तो वो क्या करेगा, इधर भी इसके साथ उसी डायरेक्शन में एंगल बनाएगा और इधर भी उसी डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ, दिस वाज ए शीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये गासियन सरफेस बना दिया। अब
ये जो गासियन सरफेस बनाया है, ये गासियन सरफेस के दो सरफेस हैं, एक तो ये कर्व्ड सरफेस और एक ये दोनों एंड। तो दोनों एंड पे जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आउटवर्ड और उधर भी आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एंड पे जो नॉर्मल है वहां पे तो दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा 0, तो cos 0 1। बड़ा ही आसान कैलकुलेशन। दूसरा जो ये सरफेस है कर्व्ड सरफेस दोनों साइड में, ये है, इसके ऊपर जो डायरेक्शन बनेगी नॉर्मल वो ऐसे बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले गासियन सरफेस को सिलेक्ट करते हैं। मान लिया दिस इज ए गासियन सरफेस, और ये जो स्मॉल एरिया है मान लिया ds एरिया है। तो इसका एक एंड पे इधर नॉर्मल, मतलब ये इसकी डायरेक्शन और ये इधर इसकी डायरेक्शन। दूसरा ये जो कर्व सरफेस है इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड में होगी दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। तो ये दो पॉइंट्स जो एंड पॉइंट ऑफ द गासियन सरफेस है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल या मतलब एरिया की डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, cos 0 1 बन जाएगा। और ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन दोनों तरीके से आसान हो जाएगी। तो अप्लाई गास थ्योरम। गास थ्योरम क्या कहती है, E डॉट ds नेट फ्लक्स इन द गासियन सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज, मान लिया Q डैश है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले या एप्सिलॉन ले। इसके लिए आपको क्या देखना है कि सीट के चारों तरफ मटेरियल क्या है, सीट के चारों तरफ तो वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन नॉट। अब E और ds के बीच में एंड पे क्या है, एट दी बोथ एंड थीटा जो है दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो वैल्यू रख देते हैं E ds cos 0 इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये cos 0 तो हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा E बाहर आ जाएगा ds Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, ds का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ds क्या है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो ये भी ds है ये भी ds है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये 2ds, क्योंकि दोनों तरफ एंड है ना गासियन सरफेस के, तो दोनों लेने हैं, या तो दोनों को अलग अलग लेोगे बाद में सम करोगे, हम एक साथ कर रहे हैं दोनों एंड्स की सिचुएशन को। तो ds प्लस ds 2ds टोटल एरिया। टोटल चार्ज निकालना है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये अगर इसी के ऊपर चार्ज निकालना है तो इसका एरिया तो ds है, इतने पोर्शन का एरिया तो ds है, तो यहीं का अगर हमें चार्ज चाहिए तो यहाँ का चार्ज इज इक्वल टू यहाँ का एरिया इनटू टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो Q डैश इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ds। तो ये यहाँ की वैल्यू रख देंगे सिग्मा इनटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ds से ds कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट। ये शीट है, वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने क्या सीख लिया कि एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, अगर वो शीट पतली है, थिन है। एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर शीट जो है थिक है तो फिर कितना होगा, ये तो थिन शीट थी, एक कागज जितनी ऐसे पतली थी,
थिक शीट जो होगी तो उसके दोनों सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएंगे, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपने प्रूफ कर दिया, थिक का निकालना आ सकता है, वो पूरा एक डेरिवेशन आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली थिक का अगर पूछता है तो थिक का मतलब क्या है कि वो शीट जो है मोटी है, उसके दोनों सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएंगे, तो वो दोनों का इफेक्ट जहां पे भी हमें निकालना होगा ऐड कर देंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि आपने ये सीख लिया कि ये एक शीट जो है, मान लिया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा 1 है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी एक शीट है, इसके पैरेलल में रखी है, मान लिया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लिया इस पे भी पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव है, तो अब देखो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दोनों तरफ आउटवर्ड में होगी, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जो दोनों तरफ में आउटवर्ड में होगी। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड इधर है, इसके पार में भी पहुंच जाएगा, उसकी रेंज जो है इसके उधर भी पहुंच जाएगी। इसी तरीके से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे है, इसकी रेंज इधर भी पहुंच जाएगी। तो ऐसे आपको शीट बना के दे देगा। ये मान लिया ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो कैसे निकालेंगे, इसमें तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से भी है, तो दोनों का सम हो जाएगा। इसमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर इस जोन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का सम हो जाएगा। लेकिन एक फर्क क्या करना है आपको, क्या बनाना है, लेफ्ट वालों को अगर नेगेटिव मानते हो तो राइट को पॉजिटिव मान लो, या इसको पॉजिटिव मानते हो तो उसको नेगेटिव मान लो। तो इधर में इसकी वजह से रेड का मतलब सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं लेफ्ट को मान लिया नेगेटिव मानता हूं, तो ये नेगेटिव मतलब लेफ्ट में आ रहा है ये, और इसकी वजह से ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रेड जो है, अब ये रेड रिप्रेजेंट करता है इसको और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है उसको, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E2, रेड का मतलब है E1। ये बीच में E1 की डायरेक्शन तो उधर राइट में है, E2 की डायरेक्शन लेफ्ट में है, लेफ्ट को मैंने नेगेटिव लिया है, तो यहाँ पे इसको तो क्या लेना पड़ेगा, E1 को तो पॉजिटिव और E2 को नेगेटिव, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी तो उधर जा रही है राइट में, मतलब पॉजिटिव, प्लस का सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये अब भी लेफ्ट में ही है, तो माइनस का सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस जोन में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे तो दोनों ही राइट में जा रहे हैं, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई है और उनके इधर बीच में या दूसरी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। बस आपने ये एक साइन कन्वेंशन अपनी मर्जी से बना लेना है। अगर लेफ्ट में जाने वाले को नेगेटिव बोलते हो तो राइट में जाने वाले को पॉजिटिव बोलना। फिर उसके बाद ये अगर लेफ्ट में गया तो इधर दोनों लेफ्ट थे, दोनों को ही नेगेटिव ले लिया। यहाँ एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, जो राइट में जा रहा है उसको पॉजिटिव, जो लेफ्ट में गया उसको नेगेटिव। यहाँ दोनों ही राइट में जा रहे हैं तो दोनों को ही पॉजिटिव ले लिया और सम हो गया, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो ऐसे दो प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ये भी कंप्लीट हो जाता है। कल हम कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।